हेलो एंड वेलकम टू गेट गवर्नमेंट एग्जाम्स ट्यूटोरियल। यदि आपने अभी तक गेट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। गेट पर आपको गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड ऑलमोस्ट सभी टॉपिक्स पर डिस्कशन अवेलेबल मिलेंगे। ये वीडियो इस प्लेलिस्ट के लास्ट वीडियो का कंटिन्यूएशन है या यूं कहें तो नेक्स्ट पार्ट है। इस प्लेलिस्ट में हम जेपीएससी के प्रीवियस ईयर्स यानी पूर्व वर्षों के प्रश्न पत्रों के एक्सप्लेनेशन को देखेंगे। साथ ही साथ उन प्रश्नों से मिलते जुलते और क्या प्रश्न फ्यूचर में पूछे जा सकते हैं उन गेस क्वेश्चंस के बारे में भी बात करेंगे। लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 25 तक का एक्सप्लेनेशन दिया गया है। राइट हैंड पर टॉप कॉर्नर में आई बटन है, एरो के तरफ आप देख सकते हैं। वहाँ पे क्लिक करके आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू क्लियर, बहुत सारे प्रश्न ऐसे होते हैं जो सिर्फ फैक्ट बेस्ड होते हैं, जिनमें एक्सप्लेन करने के लिए ज़्यादा स्कोप नहीं होता है। वहीं कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिसमें एक्सप्लेनेशन का स्कोप बहुत ज़्यादा होता है। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनमें फैक्ट्स भी होते हैं, एक्सप्लेनेशन भी होता है। तो डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन आपको एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा। तो इस वीडियो में हम जेपीएससी पीटी 2016 पेपर 2 के क्वेश्चन नंबर 26 से 50 तक के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, उसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 26। द फर्स्ट कलेक्शन ऑफ संथाली शॉर्ट स्टोरीज वॉज, संथाली का प्रथम छोटी कहानी का संग्रह था हड़म वाक आतो या याको, बी कुकमू, सी महिला चेचेदाई या डी समीर। इस क्वेश्चन के जो 4 ऑप्शंस हैं, पहले हम उन चारों ऑप्शंस को देखते हैं क्योंकि ये एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। हड़म वाक आतो या याको संथालों का पहला उपन्यास है और जो महिला चेचेदाई है वो संथाली द्वितीय उपन्यास है और जो कुकमू है वो संथाली का प्रथम छोटी कहानियों का संग्रह है। तो यहाँ से क्लियर है कि आंसर कुकमू ही है। ऑप्शन डी समीर, ये डोमन साहू जी का उपनाम है। हम सभी जानते हैं डोमन साहू जी का बहुत योगदान है संथाली भाषा को बढ़ाने में। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी कुकमू। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 27। ये भी एक फैक्चुअल क्वेश्चन है। लांगड़े क्या है? व्हाट इज लांगड़े? ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, वाद्य यंत्र, बी अ डांस फॉर्म, एक प्रकार का नृत्य, सी काइंड ऑफ मैजिक, जादू का प्रकार, या डी ए एंड सी बोथ। द करेक्ट आंसर इज एक प्रकार का नृत्य। जो फोक म्यूज़िक है, फोक डांस है या म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, मैजिक है, पपेट्री है, इन सब का आपको लिस्ट बनाना पड़ेगा और लिस्ट बना करके आपको याद करना पड़ेगा। इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है बिकॉज जो भी फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं उनको तो रटना ही पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 28। कजली इज़ अ सॉन्ग संग ड्यूरिंग। कजली गीत कब गाया जाता है? अब मैक्सिमम बुक्स में लिखा है कि कजली इज़ अ सीजनल सॉन्ग, लेकिन कौन से सीज़न में गाया जाता है ये नहीं लिखा है। लेकिन हमारे पास 4 ऑप्शंस है। अगर हमें ये पता है कि कजली एक सीजनल सॉन्ग है यानी कि एक ऋतु गीत है, तो हम पता कर पाएंगे इन चारों ऑप्शंस में से कि ऑप्शंस को काटना भी आपको आना चाहिए। मतलब कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता है, गलत है। जैसे कि यदि हमें पता है कि कजली एक जिसको कजरी भी बोलते हैं, ठीक है, कुछ बुक्स में कजरी भी लिखा है, तो ये कजली या जो कजरी है ये एक ऋतु गीत है। जब हमें ये बात पता है तो ऑप्शन में वर्षा ऋतु है। रबी फसल के समय पे गाया जाता है या नहीं? जब ये ऋतु गीत है तो इसका फसल से कोई लेना देना नहीं होगा। बी होली है, होली पर जो गाने वाले गीत हैं वो पर्व गीत के अंतर्गत आएंगे, ऋतु गीत के अंतर्गत नहीं आएंगे। और जो डी ऑप्शन है वो चैत्र मास, मतलब यहाँ पे मास गीत गाए जाएंगे, जैसे चैत्र में चैती गाई जाती है। तो ऑप्शन सी होगा वर्षा ऋतु में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। ये भी एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। टांगीनाथ वॉज द सेंटर ऑफ, टांगीनाथ केंद्र था कौन से धर्म या संप्रदाय का? ए वैष्णविज्म यानी वैष्णव धर्म, बी पशुपतास यानी पशुपता संप्रदाय, सी बुद्धिज़्म यानी बौद्ध धर्म,
या डी जैनिज्म यानी जैन धर्म। तो टांगीनाथ धाम जो है वो गुमला में है, ये आप चित्र देख सकते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार जो भगवान परशुराम हैं उन्होंने यहाँ पर ध्यान किया था, समाधि लगाई थी, और वो भगवान शिव के भक्त थे। तो अगर कोई वहाँ पे विज़िट कर चुके हैं तो उन्हें पता होगा ये बात। ये बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है। अगर आप लिस्ट बना लें कि झारखंड में कौन कौन से स्थल हैं जहाँ पे रिलीजियस प्लेसेस हैं, मतलब कि धार्मिक स्थल हैं, वहाँ पे आप उसका लिस्ट बना लें कि कौन से धर्म से रिलेटेड कौन से हैं, कौन से गॉड से रिलेटेड हैं, और तभी इसको याद रखा जा सकता है। सो आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 29 इज बी, पशुपतास, पशुपता संप्रदाय। Moving on to question number 30. A social institution called धुमकरिया belong to which tribe? धुमकरिया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है? जो जनजातियां हैं झारखंड की वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे JPSC के लिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। उनसे रिलेटेड ऑलमोस्ट सभी चीज़ों के बारे में हमें पता होना चाहिए। और दो इट्स अ फैक्चुअल क्वेश्चन बट विल एक्सप्लेन अ बिट। धुमकरिया उरांव जनजाति की सामाजिक व्यवस्था है। इस व्यवस्था में 10 से 12 साल के सभी बालक युवा घर या युवा गृह की सदस्यता लेते हैं। और ये जो धुमकरिया की व्यवस्था है उसका जो देख रेख होता है, उसको जो हेड करना होता है वो धागर महतो करते हैं। तो ये दोनों सेंटेंसेस इसलिए यहाँ पे दिए गए हैं क्योंकि यदि एक बार पूछा जा चुका है कि धुमकरिया कौन सी जनजाति से ताल्लुक़ रखता है, तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि वो किस उम्र में सदस्यता लेते हैं या फिर किन के देख रेख में धुमकरिया की व्यवस्था होती है, ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो you can write it. So answer for question number 30 is A, Uراव. Next, moving on to question number 31. The rank of Jharkhand among Indian states on ease of doing business in the year 2016 by World Bank and DIP. DIP is Department of Industrial Policy and Promotion. वर्ष 2016 में विश्व बैंक एवं डिप के अनुसार व्यापार सुगमीकरण में भारतीय राज्यों में झारखंड का स्थान है। ऑप्शंस ए फर्स्ट यानी प्रथम, बी फिफ्थ यानी पंचम, सी सेवेंथ यानी सप्तम, और डी थर्ड यानी तृतीय। तो यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली है, ये 2016 के बारे में पूछा जा रहा है, अभी 2020 है, और जो लेटेस्ट EODB रैंकिंग है अवेलेबल है वो 2018 की अवेलेबल है। तो उसको भी आप अभी रख सकते हैं लिख कर उसके बारे में, उसके डिटेल्स, उसके फैक्ट्स, जब तक 2019 के EODB रैंकिंग्स नहीं आ जाते हैं। और जब 2019 के EODB रैंकिंग्स आएंगे तो आपको वो रेफ़र करना होगा। तो पहले हम थोड़ा कुछ देख लेते हैं EODB रैंकिंग्स के बारे में। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग ऑफ स्टेट्स ऑफ इंडिया, ये एक एनुअल इंडेक्स है जिसमें स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज जो है इंडिया के, उनका जो कंप्लीशन परसेंटेज स्कोर है उसके हिसाब से उन्हें रैंकिंग मिलती है। और जब मेक इन इंडिया भारत सरकार लेकर आई तो उसी के तहत EODB रैंकिंग ऑफ स्टेट्स ऑफ इंडिया भी आया, और ये रैंकिंग वर्ल्ड बैंक और डिप दोनों मिलकर करते हैं। सबसे पहले 2015 में ही EODB रैंकिंग आई थी, तब झारखंड का रैंक थर्ड था, पर जो परसेंटेज स्कोर था वो बहुत ही कम था, वो 63.09% था, दैट इज 63.09%। EODB रैंकिंग ऑफ द स्टेट्स ऑफ इंडिया 2018 के बारे में बात करें तो झारखंड का रैंक है 4, और इसे टॉप अचीवर बुलाते हैं। रैंक 1 से लेकर रैंक 9 तक जो भी स्टेट्स आते हैं उन्हें टॉप अचीवर बुलाते हैं, और झारखंड का परसेंटेज स्कोर है 97.99%। सो द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 31 इज सी सेवेंथ, दो नाउ इट इज़ इरेलीवेंट। अभी आपको 2018 के बारे में याद रखना है, और 2018 के अकॉर्डिंग आंसर 4th रैंक है जो कि ऑप्शन में नहीं है। जब 2019 का आएगा तो आप प्लीज़ उसको नोट्स बना करके उसको रख लेंगे रेफ़र करने के लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 32, द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2016 ऑफ गवर्नमेंट ऑफ झारखंड
has given top priority to rural electrification with an objective of झारखंड सरकार की नई औद्योगिक नीति 2016 ने ग्रामीण विद्युतीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए विद्युतीकरण का लक्ष्य कहाँ तक रखा है? ए 70% विद्युतीकरण 2017 तक, बी 80% विद्युतीकरण 2017 तक, सी 90% विद्युतीकरण 2017 तक, या डी 100% विद्युतीकरण 2017 तक। ये भी एक फैक्चुअल क्वेश्चन है। यदि आपने पॉलिसी पढ़ी है, उसके नोट्स पढ़े हैं या बनाए हैं तो ही आप आंसर कर सकते हैं। तो जो भी इस टाइप की पॉलिसीज़ हैं या कोई एक्ट है जो गवर्नमेंट लेटेस्ट टाइम पीरियड में लेकर आई है, उसके नोट्स बनाएं आप, या अगर ऑनलाइन अवेलेबल है तो आप ऑनलाइन उसके नोट्स अपने पास रखें और उसे पढ़ें, बार बार पढ़ें, तभी इस टाइप के क्वेश्चंस सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर है डी 100% इलेक्ट्रिफिकेशन बाय 2017, दैट इज 100% विद्युतीकरण 2017 तक। क्वेश्चन नंबर 33 भी बिल्कुल वैसा सा ही है। द 2016 इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ झारखंड इज सपोज टू बी ऑपरेशनल फॉर अ पीरियड ऑफ। झारखंड सरकार की 2016 औद्योगिक नीति के लागू रहने की अवधि है ए 5 years यानी 5 वर्ष, बी 10 years यानी 10 वर्ष, सी 15 years यानी 15 वर्ष, या डी 1 year दैट इज 1 वर्ष। और सही आंसर है ए 5 years 5 वर्ष। बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस यदि आपको याद हैं तो आप एक बार में सही कर सकते हैं और आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो जो भी ऐसे पॉलिसीज़ या एक्ट्स आते हैं उनके नोट्स बना के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मार्क करके ज़रूर रखें। सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन, फैक्ट बेस्ड, क्वेश्चन नंबर 34। अंडर द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2016 अ मेगा प्रोजेक्ट अंडर सीमेंट सेक्टर रिक्वायर्स अ मिनिमम इन्वेस्टमेंट ऑफ। हालांकि इस टाइप के क्वेश्चंस लोग याद नहीं करते हैं और इसको एक टफ क्वेश्चन माना जा सकता है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ढूंढ करके लाया गया है। नई औद्योगिक नीति 2016 के अंतर्गत सीमेंट क्षेत्र में बृहत परियोजना के लिए न्यूनतम पूंजी निवेश की आवश्यकता है कितने की? ए 100 करोड़ यानी 100 करोड़, बी 200 करोड़ यानी 200 करोड़, सी 300 करोड़ यानी 300 करोड़, या डी 500 करोड़ यानी 500 करोड़ रुपए। ये भी बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन है। आंसर है ऑप्शन सी ₹300 करोड़, 300 करोड़ रुपए। जैसे मैंने आपसे कहा कि जो भी पॉलिसीज़ एंड एक्ट्स आ रहे हैं आप उसमें जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्हें मार्क करके या तो लिख लें या तो कहीं सेव करके रख लें और उसे बार बार रिवाइज करें। दैट्स द ओनली की टू आंसर सच क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 35। अकॉर्डिंग टू 2008 Rehabilitation and Resettlement Policy of Government of Jharkhand, the state level Rehabilitation and Resettlement Council shall meet at least dash a year। 2008 को पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति के अनुसार राज्य स्तरीय पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास परिषद की बैठक कम से कम डैश 1 वर्ष में होगी। मतलब 1 वर्ष में कितनी बार वो बैठक हो सकती है? हाउ मेनी टाइम्स अ ईयर। ये भी एक फैक्चुअल क्वेश्चन है और करेक्ट आंसर है ट्वाइस अ ईयर, 2 बार मिल सकती है 1 साल में। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 36। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ वाटरफॉल और रिवर इज नॉट प्रॉपरली मैच्ड। निम्नलिखित में से कौन से जलप्रपात और नदी युग्म सम्मिलित नहीं है? मतलब हुंड्रू स्वर्णरेखा, जोन्हा, रारू, दसोंग काची और लोध बराकर, इन चारों में से कौन सा जोड़ा है वो गलत है, ये हमें पता करना है। आई गेस इट्स एन ईजी वन। जो हुंड्रू फॉल है वो रांची में है, स्वर्णरेखा रिवर के ऊपर। जो जोन्हा है जिसे हम गौतम बुद्ध धारा भी कहते हैं, ये एक क्वेश्चन है कि जोन्हा के बजाय गौतम बुद्ध धारा के नाम से प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आप इसे मार्क करके रख लें, लिख लें कहीं पे। ये रांची में है ये भी, और ये रारू रिवर पर है। रारू रिवर को राहू, राधू भी कहते हैं। ये जो रिवर है ये स्वर्णरेखा की सहायक नदी है, ट्रिब्यूटरी ऑफ स्वर्णरेखा। तो यूजुअली हम सोचते हैं कि चाहे वो हुंड्रू हो, जोन्हा हो या दसम हो, ये तीनों स्वर्णरेखा पर है। हाँ है, लेकिन
स्वर्ण रेखा की ट्रिब्यूटरी पर है, तो जहाँ पे ट्रिब्यूटरी है वहाँ पे आपको ट्रिब्यूटरी के नाम याद रखने होंगे। जैसे हुंड्रो जो है वो स्वर्ण रेखा रिवर पर है, लेकिन जौनहा फॉल जो है वो रारू पर है, जो कि स्वर्ण रेखा की सहायक नदी है। दसोंग, जिसे दसम भी कहते हैं, वो भी रांची में है, कांची रिवर पर है। फिर कांची रिवर भी जो है वो स्वर्ण रेखा की सहायक नदी है। और जो फोर्थ ऑप्शन है लोध, जिसको बूढ़ा घाघ भी बोलते हैं, वो लातेहार में है और वो बूढ़ी नदी पर है। बूढ़ी नदी कौन सी नदी है? वो नॉर्थ कोयल की सहायक नदी है, और यहाँ पे ऑप्शन में बराकर लिखा है। सो दिस इज़ अ रॉन्ग पेयर। क्वेश्चन नंबर 36 का करेक्ट आंसर है डी, लोध बराकर। ये जो पेयर है ये गलत मैच किया हुआ है। नाउ क्वेश्चन नंबर 37, तिलैया डैम इज कंस्ट्रक्टेड ऑन रिवर। तिलैया बांध यह नदी पर निर्मित है। ऑप्शंस या विकल्प हैं ए दामोदर, बी बराकर, सी कोनार या डी उसरी। देखते हैं थोड़ा डीवीसी के बारे में। शुरुआत में 7 डैम बनाने की योजना थी, परंतु बाद में केवल 4 ही डैम बने, और वो थे, सबसे पहला था तिलैया डैम, सेकंड कोनार डैम, तीसरा मैथन और चौथा पंचेत। तो जो तिलैया डैम है वो बराकर नदी पर बना है, कोडरमा में है। कोनार डैम कोनार नदी पर बना है, हजारीबाग में है। मैथन डैम बराकर नदी पर बना है, धनबाद में है। और पंचेत डैम दामोदर नदी पर बना है, धनबाद में है। अब अगर क्वेश्चन तिलैया डैम पे पूछा जा चुका है, तो हो सकता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन कोनार, मैथन या पंचेत पर भी पूछा जाए। ऑप्शन डी अगर हम देखेंगे तो वो उसरी है, उसरी नदी के बारे में। तो जब ये ऑप्शन में है तो हमें इसके बारे में भी जानना चाहिए थोड़ा बहुत। उसरी नदी जो है उस पर खंडोली डैम है गिरिडीह में, और उसरी नदी जो है वो बराकर नदी की सहायक नदी है, यानी कि बराकर रिवर, बराकर की ट्रिब्यूटरी है उसरी रिवर। सो द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 37 इज बी, बराकर। Moving on to question number 38, very factual question. What is the height of पारसनाथ हिल? पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई क्या है? यदि आपको याद है तो ही आप इसको सही लिख सकते हैं। It is 1365 meters. Next question is question number 39. Which mineral is mined in तुरामडी? तुरामडी में किस खनिज का खनन होता है? It's an easy question. हम सभी जानते हैं कि तुरामडी को यूरेनियम के लिए जाना जाता है, और तो हम पहले तो हम यूरेनियम के बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं। झारखंड में 2 प्रकार के यूरेनियम पाए जाते हैं। पहला पैग्नेटाइट पिच ब्लेंड यूरेनियम, और दूसरा यूरेनियम कंपाउंड। और झारखंड में जो पहला यूरेनियम का भंडार पाया गया था वो 1951 में, यानी कि 1951 में जादूगोड़ा में मिला था, और 1967 में वहाँ पे खनन शुरू हुआ था। 3 और खान बाद में वजूद में आए, और वो थे नरवा पहाड़ 95 में, 1995 में, तुरामडी 2002 में, और फिर बगैता 2007 में। सो क्वेश्चन नंबर 39 का करेक्ट आंसर है डी, यूरेनियम। क्वेश्चन नंबर 40, बेंटोनाइट डिपॉजिट इन झारखंड आर फाउंड इन। बेंटोनाइट निक्षेप झारखंड में पाया जाता है। ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए वेस्ट सिंहभूम यानी पश्चिमी सिंहभूम, बी लोहरदग्गा, सी साहिबगंज या डी जैन तारा। अब ऑप्शन तो मतलब वी ऑल नो दिस आंसर, इट इज़ वेरी इजी क्वेश्चन। बेंटोनाइट डिपॉजिट सी साहिबगंज में पाया जाता है। बेंटोनाइट के बारे में 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं जो कभी फ्यूचर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहला, भारत का 17% यानी 17% बेंटोनाइट झारखंड में पाया जाता है, और दूसरा, झारखंड का 98% बेंटोनाइट साहिबगंज में पाया जाता है। ये 2 पॉइंट्स आप याद कर लें या कहीं लिख लें, आने वाले एग्ज़ाम्स में ये मदद कर सकता है। अब नेक्स्ट जो 5 क्वेश्चंस आएंगे वो बहुत ही फैक्चुअल हैं। वो यूजुअली लैंड एक्विजिशन, रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013 यानी कि भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, या फिर एसपीटी यानी संथाल परगना टेनेंसी एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम। तो बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं।
उसमें कुछ एक्सप्लेन करने को नहीं है। जब वो एक्ट पढ़ाया जाएगा आपको, या यदि आप कहीं पढ़ेंगे तभी आपको वहाँ से रेफरेंस दिया जा सकता है। यहाँ पे सिर्फ वी विल डिस्कस आंसर्स। Question number 41. Under section, which section you have to fill it? Under section dash of Santhal Pargana Act 1949, a land which is not recorded as such shall be recognized or treated as Mool Rayat Ka Jot, private holding, or Mool Rayati Jot, official holding. संथाल परगना अधिनियम 1949 की धारा डैश के तहत ज़मीन जो किसी भी रूप में दर्ज नहीं किया गया है वो मूल रैयत का जोत, निजी जोत या मूल रैयती जोत, अधिकृत जोत माना जाएगा। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी 10. अंडर सेक्शन 10 it has been mentioned. Moving on to question number 42. According to section 33 of Santhal Pargana Tenancy Act 1949, settlement of waste land is liable to be set aside if not cultivated within dash years. कितने number of years? संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 33 के अंतर्गत कोई भी बंजर भूमि का बंदोबस्ती रद्द करने के योग्य है अगर उसमें डैश वर्ष तक कृषि न किया गया हो। कितने वर्ष तक खेती नहीं की गई हो तो ऐसा हो सकता है। एंड द करेक्ट आंसर इज 5 years, 5 साल। क्वेश्चन नंबर 43. अंडर सेक्शन 22 ऑफ द संथाल परगना टेनेंसी एक्ट 1949, अ रैयत में मेक ओवर हिज होल्डिंग temporarily on trust or for cultivation to a rayyat after notifying to the SDO and headman or mool rayyat in the following circumstances. संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 22 के तहत एक रैयत किस परिस्थिति में अपने जोत भूमि को SDO और मुखिया जी या मूल रैयत को सूचना देकर अस्थायी रूप से कृषि हेतु न्यास में रख सकता है। ए. हिज टेम्पररी एब्सेंस फ्रॉम द विलेज, गांव से अस्थायी अनुपस्थिति की स्थिति में। बी. लॉस ऑफ प्लॉ कैटल, हल चलाने लायक बैलों की कमी की स्थिति में। सी. द रैयत बिकम अ विडो और माइनर, रैयत के विधवा या नाबालिग होने की स्थिति में। या डी. ऑल द अबव, इनमें से सभी। एंड द करेक्ट आंसर इज डी. ऑल द अबव, इनमें से सभी। अगर ये तीनों फुलफिल कर रहे हैं या कोई एक भी फुलफिल कर रहा है तो उस कंडीशन में, उस सर्कमस्टेंस में, उस स्थिति में जो रैयत है वो अपनी जोत भूमि को SDO और मुखिया जी या मूल रैयत को सूचना देकर अस्थायी रूप से कृषि हेतु न्यास में रख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44. Under Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act 2013 stipulates mandatory consent of how much people in public-private partnership project. Public-private partnership परियोजना के लिए जमीन के अधिग्रहण के वास्ते कितने प्रतिशत लोगों की स्वेच्छा का प्रावधान भूमि अधिग्रहण पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 के तहत है? ऑप्शन ए 50%, ऑप्शन बी 60%, ऑप्शन सी 70% या ऑप्शन डी 80%। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी 70%, यानी 70%। क्वेश्चन नंबर 45. द लैंड ओनर अंडर लैंड एक्विजिशन रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013 मीन्स, भूमि का स्वामी कौन होगा या किसको कहते हैं? तो ये भूमि अधिग्रहण पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन अधिनियम 2000 के तहत भूमि का स्वामी किसको माना गया है? ए. पर्सन हुज नेम इज रिकॉर्डेड इन एज द ओनर ऑफ लैंड, यानी भूमि रिकॉर्ड में स्वामी देन हो। बी. पर्सन हु इज ग्रांटेड फॉरेस्ट राइट अंडर फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006, यानी कि जंगल अधिकार को जंगल अधिकार अधिनियम 2006 में मान्यता। सी. पर्सन हु इज एंटाइटल्ड टू बी ग्रांटेड पट्टा राइट।
पट्टा अधिकार का मालिक, या डी ऊपर से सभी, ऑल द अबव। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑल द अबव। यानी कि जो भूमि अधिग्रहण पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 है, इसके अंतर्गत, इसके तहत भूमि का स्वामी वो होगा जिसके पास या तो भूमि रिकॉर्ड में स्वामी देन हो, या तो उसे जंगल अधिकार अधिनियम 2006 के तहत मान्यता प्राप्त हो, या उसको पट्टा का अधिकार मिला हुआ हो, तो उसे ही भूमि का स्वामी हम मानेंगे। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 46। चिड़िया लोकेटेड इन वेस्ट सिंहभूम इज फेमस फॉर। पश्चिम सिंहभूम में अवस्थित चिड़िया प्रसिद्ध है। इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, वी ऑल नो। चिड़िया आयरन और माइनिंग के लिए जाना जाता है पश्चिमी सिंहभूम में। चिड़िया माइंस या चिड़िया माइन जो है वो पश्चिम सिंहभूम सारंडा में है। वहाँ 2 बिलियन टन लौह अयस्क का रिजर्व है। यह भारत की सबसे बड़ी लौह अयस्क खान है। अब ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन में एक डैम ऑन खरकई भी है, तो हम इसके बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं। इच्छा ओडिशा में खरकई डैम है जो कि खरकई नदी पे बनी है। इम्पॉर्टेंट पार्ट है खरकई नदी, और ये खरकई नदी जो है वो स्वर्ण रेखा नदी की सहायक नदी है। ये कभी क्वेश्चन आ सकता है, इसको आप मार्क कर सकते हैं। करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 46 इज सी, आयरन ओर माइनिंग, लौह अयस्क खनन। क्वेश्चन नंबर 47, विच डिस्ट्रिक्ट इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ लैक इन झारखंड। झारखंड के किस जिले में लाह का सबसे अधिक उत्पादन होता है। इट्स ऑल्सो एन ईजी क्वेश्चन प्लस फैक्चुअल। खूंटी इज द करेक्ट आंसर। लेकिन थोड़ा हम लाह के बारे में देख लेते हैं। भारत में सबसे अधिक लाह या लाह का उत्पादन झारखंड में होता है। भारत के 50% से ज़्यादा लाह का उत्पादन झारखंड में होता है। जिन पेड़ों पे लाह का उत्पादन किया जाता है, खेती की जाती है लाह की, वो हैं ढाक, बेर, कुसुम, पलाश, सखुआ। आप लिस्ट बना सकते हैं इन पेड़ों का और आप याद कर सकते हैं। ये पूछा जाने वाला प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 48, पर कैपिटा फॉरेस्ट एंड ट्री कवर इन झारखंड इज। ये एक बहुत ही टफ क्वेश्चन है एंड ऑप्शंस आर, पहले हिंदी में भी क्वेश्चन को देख लेते हैं। झारखंड में प्रति व्यक्ति वन एवं पेड़ों का आच्छादन है कितना। एरिया वाइज बताना है हमें। ए 0.08 हेक्टेयर, बी 1.08 हेक्टेयर, सी 2.08 हेक्टेयर, या डी 3.08 हेक्टेयर। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 0.08 हेक्टेयर, जो कि बहुत ही कम है। लेकिन जो इंडिया का है पर कैपिटा फॉरेस्ट एंड ट्री कवर, उससे ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 49, शहीद निर्मल महतो पार्क इंक्लूडेड इन झार पार्क्स प्रोग्राम इन झारखंड इज लोकेटेड इन डिस्ट्रिक्ट। कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, ये भी एक इजी क्वेश्चन है। शहीद निर्मल महतो पार्क, जिसे झारखंड के झार पार्क प्रोग्राम में सम्मिलित किया गया है, वो कौन से ज़िले में है। ए रांची, बी ईस्ट सिंहभूम यानी पूर्वी सिंहभूम, सी हजारीबाग, या डी पलामू। ये देखिए, हियर आई एम शेयरिंग अ पेज फ्रॉम झारखंड इकोनॉमिक सर्वे 2015 एंड 16। इसमें वाइल्ड लाइफ पार्क्स का लिस्ट है जो कि झार पार्क प्रोग्राम में इंक्लूड किया गया है, और वो कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में हैं वो भी उनके सामने लिखा गया है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, सीरियल नंबर 7 पर देख पाएंगे, शहीद निर्मल महतो पार्क जो है वो हजारीबाग में है। अब देखिए, जैसे इस पार्क के बारे में पूछा गया है, तो इन सब पार्क के बारे में भी कभी ना कभी पूछा जा सकता है। तो ये यहाँ पे लिखे गए हैं, आप इन्हें कॉपी कर सकते हैं, इनके बारे में इंटरनेट पे देख सकते हैं, इनमें से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आप इनके नोट्स बना लें। द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 49 इज सी हजारीबाग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 50, अगेन फैक्चुअल क्वेश्चन। रजरप्पा इज सिचुएटेड ऑन द कन्फ्लुएंस ऑफ विच रिवर। रजरप्पा किन नदियों के संगम पर अवस्थित है। विच मतलब कौन सी दो रिवर जहाँ मिल रही हैं वहाँ पर रजरप्पा सिचुएटेड है। ए दामोदर एंड भेड़ा, बी दामोदर एंड शेरभूखी, सी दामोदर एंड बराकर, और डी दामोदर एंड कोनार। एंड द करेक्ट आंसर इज दामोदर एंड भेड़ा। हम में से जितने लोग रजरप्पा गए हैं उन सबको ही पता होगा, वहाँ पे भेड़ा रिवर है, भेड़ा भी बोलते हैं, भेड़ा भी बोलते हैं। दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। In the next video, we'll discuss question number 51 to question number 75. Till then, like and share the video.
subscribe Get, and most importantly, study well and stay healthy. Thank you.